नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें कल दिनांक 8 मई को आपकी BA चतुर्थ सेमेस्टर विषय इतिहास का पेपर होने वाला है। पेपर कोड है HIS 204। पेपर का नाम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, हिंदी में आधुनिक विश्व का इतिहास। आप लोग को 1848 से 1950 ईस्वी तक पेपर देना है। मैंने परीक्षा में संभावित प्रश्न उत्तर परीक्षा के दृष्टिकोण से 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लिखा हुआ है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि अगर आप लोगों ने कल का मेरा मॉडल पेपर देखा होगा HIS 203 के लिए, तो आज जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, मेरे मॉडल पेपर से 35+ क्वेश्चन मिले थे। उसी उम्मीद के साथ मैंने आज HIS 204 के लिए 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और आपकी परीक्षा आज अच्छी हुई होगी, इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे। तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कुल 13 राज्य थे। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, इटली के एकीकरण का जनक किसको माना जाता है। तो इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। अगर प्रश्न ऐसे बने कि जोसेफ मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह जेनेवा में। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि यह प्रसिद्ध कथन किसका है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। तो यह प्रसिद्ध कथन जोसेफ मेजनी का है। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था। तो वह ऑस्ट्रिया। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, इटली के एकीकरण में किस राज्य ने अगुवाई की थी। तो इटली के एकीकरण में सार्डिनिया और पीडमोंट राज्यों के मिलन से इटली का एकीकरण हुआ था। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। तो वह काउंट काबूर था। 6 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। 7वां प्रश्न मैंने रखा है, इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। अगर प्रश्न ऐसे बने कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो जोसेफ मेजनी ने। और यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी ने कब की थी, तो सन 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया था। तो गैरिबाल्डी ने। 8 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, कार्बोनरी समिति या कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो गिबर्टी। 9 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, विक्टर एमैनुअल कहाँ का शासक था। तो वह था सार्डिनिया का। 10 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 11 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, 1871 ईस्वी को रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। आपसे प्रश्न ऐसे बन सकता है कि 1871 ईस्वी को संयुक्त इटली का राजधानी किसे घोषित किया गया था। तो रोम को। 12 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, इटली का एकीकरण किसने किया था। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था। 13 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, इटली की एकता का जन्मदाता कौन था। तो इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न ऐसे बने कि बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। प्रश्न ऐसे बने कि प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था। तो वह बिस्मार्क था। और प्रश्न ऐसे बने कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था। तो बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था।
अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था, तो वह प्रशा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किस देश से था, तो वह फ्रांस से। आपसे यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैंने एक ही में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ऐसे प्रश्न बनेगा कि बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना, तो वह 23 सितंबर 1862 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ किया था, तो वर्साय के राजमहल में। और अगर प्रश्न ऐसे बने कि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था, तो आपसे प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था, तो विलियम प्रथम ने। 15 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो वह था प्रशा। 16 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया, तो वह 8 फरवरी 1871 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है, तो जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। 18 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है, तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। 19 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता था और यह कहाँ पर होती थी, तो जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था और यह सभा फ्रैंकफर्ट में होती थी। 20 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था, तो ऑस्ट्रिया का था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर, या अगर चांसलर न दे के कुलपति दे तो आप लोग देख लीजिए, ऑस्ट्रिया का चांसलर या कुलपति मेटरनिख था। 21 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इतिहास ने दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न आपके लिए मैंने रखा है, यहाँ लसर इत्यादि होगा, राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो मई 1848 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री एवं सेनापति कौन था, तो विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून और सेनापति वान माल्टेक था। 24 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, सेरेजोवा का युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ से प्रश्न आपसे ऐसे बन सकता है कि ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कब किया था, तो 1866 ईस्वी में। और किस युद्ध में, तो सेरेजोवा के युद्ध में। अगर प्रश्न ऐसे बने कि सेरेजोवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी को। 25 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। अगर प्रश्न ऐसे बने कि प्राग संधि कब हुई थी, तो 23 अगस्त 1866 ईस्वी को। 26 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, सेडान का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस एवं प्रशा के बीच। 27 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कब किया था, तो नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया था। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब और किसके बीच हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस एवं प्रशा के बीच हुई थी। 29 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए मैंने रखा है, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका, तो वह था सूडान का युद्ध। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका।
30 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम था? तो ड्यूमा रूस की संसद का नाम था। 31 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, बिस्मार्क में गेस्टाइन का समझौता किस देश के साथ किया था? तो बिस्मार्क ने गेस्टाइन का समझौता ऑस्ट्रिया के साथ किया था। 32 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था और यह कहाँ का रहने वाला था? तो वेल्स का, और इसे आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता माना जाता है। 33 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेंगे, और प्रश्न ऐसे बने कि कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का। और इस दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी पुस्तक थी? तो कार्ल मार्क्स की। और यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए कुछ भी नहीं, खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो यह प्रसिद्ध नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। और प्रश्न ऐसे बने कि फ्रेडरिक एंजल्स कौन था? तो यह कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी था। 34 नंबर प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। 35 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। 36 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, लंदन में फेबियन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो लंदन में फेबियन समिति की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। 37 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हो गई। 38 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? तो जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। और प्रश्न ऐसे बने कि रूस के जार शासक अलेक्जेंडर की हत्या कैसे हुई थी? तो बम विस्फोट में हुई थी। 39 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय ने एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। यहाँ से प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो निकोलियस द्वितीय ने। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे। 40 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 41 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। आपसे प्रश्न ऐसे बने कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। और ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि चेक का संगठन किसने किया था? तो लेनिन ने। 42 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, लाल सेना का संगठन किसने किया था? तो लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था। और प्रश्न ऐसे बने कि अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसको कहा जाता था? तो ट्राटस्की को। 43 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किन लोगों की थी? तो स्लाव लोगों की। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो स्लाव की। 44 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन थे? तो अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। 45 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? तो सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो रूस में। और यह कितने गुटों में विभाजित था? तो 2 गुटों में। दोनों गुट कौन कौन से थे? तो एक था बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? तो बहुसंख्यक। और मेंशेविक का अर्थ क्या होता है? अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। अगला प्रश्न है,
1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी, तो लेनिन ने, और कब की थी, तो 1921 ईस्वी में। और प्रश्न ऐसे बने कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। यह प्रसिद्ध नारा लेनिन का था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस के क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है, तो स्टालिन को। 47 नंबर प्रश्न है, राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन था, तो टॉमस पेन। 48 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, मदर की रचना किसने की थी, तो मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। आपकी तैयारी अगर आप 4th सेमेस्टर में है तो 5th सेमेस्टर में भी अच्छे से करवाई जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। 49 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई और यह कितने वर्षों तक चला था, तो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। यह कुल 4 वर्षों तक चला था। और प्रश्न ऐसे बने कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 37 देशों ने। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 ईस्वी को हत्या की गई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। 50 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया। पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। और प्रश्न ऐसे बने कि धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जर्मनी देश। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल थे। 51 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुण का निर्माण कब हुआ था, तो 1882 ईस्वी में। 52 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। 53 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। 54 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। आपसे प्रश्न बन सकता है कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था, तो 18 जून 1919 ईस्वी को, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 27 देश ने, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। आप लोगों को मिलान करने के लिए भी दे सकता है, एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और एक और देश का नाम दे सकता है, और एक तरफ इन तीनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम दे सकता है। तो आप लोगों को मिलान करने के लिए भी आ सकता है। तो आप लोग देख लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे। 55 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने रखा है, वर्साई की संधि कब हुई थी, तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी में हुई थी जर्मनी के साथ।
56 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध कुल 6 वर्षों तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में होती है। 57 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। 58 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। 59 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर फैट मैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। 60 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 61 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां सचिवालय। 62 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण कब किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 7 दिसंबर 1941 ईस्वी। 63 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक लंदन में हुई थी। 64 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, 1806 ईस्वी में राइन परिसंघ की स्थापना किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। 65 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, स्वतंत्र राज्य के रूप में पोलैंड की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई थी? तो वर्साई की संधि के द्वारा। 66 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, ऑन द मोरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा जियो बर्टी। 67 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित थी? तो सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। लौह और रक्त की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। 68 नंबर प्रश्न है, रूसी क्रांति का इतिहास किसकी रचना है? तो रूसी क्रांति का इतिहास लेनिन की रचना है। 69 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कितने सूत्रों की घोषणा की थी? तो 14 सूत्रों की। और कब की थी? तो 8 जनवरी 1918 ईस्वी को। 70 नंबर और अंतिम प्रश्न है, किसने कहा कि कार्बोनरी के पास ना कोई कार्यक्रम था, ना कोई आस्था और ना ही कोई ऊंचे आदर्श? यह प्रसिद्ध कथन मैजनी का था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए चतुर्थ सेमेस्टर विषय इतिहास HIS 204 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक विश्व का इतिहास 1848 से 1950 ईस्वी परीक्षा में संभावित प्रश्न उत्तर परीक्षा के दृष्टिकोण से 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने करवाया। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें ताकि आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा ताकि कल परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका न छूटे और कल आपका परीक्षा अच्छा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।